हेलो फ्रेंड्स, आज पता नहीं मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि थी नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जो है हिंदू में आज ये आर्टिकल छपा है। ना छपता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। हिंदू लोग कहते हैं कि बहुत क्वालिटी पेपर है, लेकिन मुझे तो क्या मतलब कोई कंटेंट ही नहीं है इसमें। एफआरए के बारे में सारी दुनिया जानती है। मेरा खुद एक डिटेल्ड वीडियो है एफआरए हुज फॉरेस्ट करके, और ठीक है काफ़ी लंबा है, लोग इतना टाइम नहीं दे पाते, पर सारा कुछ उसमें है। ये साहब क्या कहते हैं कि 30 अप्रैल 2020 तक द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैड रिसीव्ड 4250602 क्लेम्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ऑफ विच टाइटल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 46% ऑफ द एप्लीकेंट्स। अप्रैल 30 को, जबकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट जो है लेटेस्ट वाली, वो 31 अगस्त की स्टैटिस्टिक्स दे रही है। तो अगर पेपर आज छप रहा है तो उसमें जो है अप्रैल का होना चाहिए कि अगस्त का। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी आप क्या कहेंगे कि वो 31 अगस्त 2020 की स्टैटिस्टिक्स दे रही है एनुअल रिपोर्ट में जो है, जबकि 2021 में आ जानी चाहिए थी सारी। अब कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है और 15-16 करोड़ लोगों को हैंडल कर रही है, पता है आपको? 70+ मेंबर हैं कुल, आप हेड से लेके पीएन तक की बात करें तो इतनी सीरियस है गवर्नमेंट हमारी ट्राइबल्स के बारे में। और एफआरए तो हमको मजबूरी में लाना पड़ा था, क्योंकि 1980 का जो था फॉरेस्ट एक्ट, वो सारा ही का सारा खिलाफ था। तो ये सारे डिटेल्स एफआरए के तो मार्केट में हैं अवेलेबल। कुल मिलाकर के अगर मान लो कि 42-43 लाख अगर एप्लीकेशंस आई हैं, किसी ने आज तक सवाल खड़ा नहीं किया कि इतनी क्यों है। कम से कम दुगनी होनी चाहिए थी। आप टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल्स की और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स की गिन लें, और उसमें से जो फॉरेस्ट में नहीं रह रहे, आधे ट्राइबल फॉरेस्ट में नहीं रह रहे, पर लेकिन उतने ही अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, और एवरेज फैमिली साइज़ अगर आप 4.5 या 4.6 माने, तो कम से कम दुगने लोग होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? तो जितना जो है उनको मिलना चाहिए 3.5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक, क्यों नहीं मिल रहा? कभी भी किसी भी रिपोर्ट में ये न्यूज़पेपर तो खैर मैं इसको कुछ मानता भी नहीं हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल है ज़मीन देने के मामले में, और सरकार का फॉरेस्ट से क्या रिश्ता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को अपनी जागीर मानता है। मैं अपना एक केस बताता हूँ आप लोगों को। गिरिडीह में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ के जो कलेक्टर थे दीपराव लकड़ा, मित्र हमारे, हाँ स्टूडेंट भी थे, पंजाब कैडर के थे, और उनने वो लिया वहाँ पे डेपुटेशन के ट्राइबल्स के बीच में काम करेंगे। एक साल रहने के बाद उनने मुझे कॉल किया कि आप बहुत बात करते हैं कि आप काम करते हैं, हमने भी किया, देखिए आके। मैं खाली देखने गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तब से काम कर रहा हूँ बिरहोर के बीच में वहाँ। तो एक गांव में जो है जब गया मैं, तो पता लगा एक बुज़ुर्ग, मतलब वहाँ तो जो बुज़ुर्ग है, आप 50 साल की उम्र में ही गरीब आदमी बूढ़ा हो जाता है, 60 के आठ पास से। उन्होंने एक पर्चा मुझे दिखाया। मैंने देखा कि इमरजेंसी टाइम पे उनको गांव को 8 एकड़ ज़मीन मिली थी। मिली तो नहीं थी, वो पर्चा ज़रूर था, भाग्य था उनका। मैंने लौट के आया, उनको बताया, वो मानने को तैयार नहीं। मतलब मेरा दुर्भाग्य कि मैंने फ़ोटो नहीं खींचा, क्योंकि कैमरा मेरे पास नहीं था। खैर सारा कुछ लबो-लुआब ये कि वो ढूंढा गया, वो कागज़ मिल गया उनके रिकॉर्ड में। अब उनको ज़मीन कैसे दी जाए, क्योंकि ज़मीन तो फॉरेस्ट की है सारी की सारी। बाई चांस डीएफ को उनके मित्र थे। वो लंबी कहानी है, खैर वो एग्री कर गए। तो डिसाइड करना ये था कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ। वो 8 एकड़ ज़मीन अगर दे भी दी तो डीएफओ साहब कहना था उनको खेती करवा देते हैं। अब हंटर गैदरर खेती तो नहीं करेंगे, उनके स्वभाव में ही नहीं है। फाइनली डिसाइड ये हुआ कि उनको आम का बगीचा लगा दिया जाए, और डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि डे 1 से आप उनको अपने साथ जोड़ के रखें। मनरेगा में उनकी पेमेंट की जाए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और ज़मीन का मार कैसे करना है, पानी कैसे डालना है, खुदाई कैसे करनी है, दवाई कैसे डालनी है, कीटनाशक कैसे डालना है, वगैरह वगैरह, वो खरपतवार कैसे हटाना है, सारी ट्रेनिंग आपका 1 से 1.5 साल उनके साथ जो है आपको करना है करके उन्होंने बहुत साथ दिया। आमतौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता नहीं। और तीसरे साल में फल लगे
तो 80,000 रुपये के बिके। हम लोग बड़े खुश थे। 22 परिवार थे, उनसे हमने कहा बांट लीजिए आपस में। अब देखिए उनकी समझदारी, शहरी लोग नहीं हैं वो, हैं गंवार कहते हैं। वो कहते नहीं जी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों के घर जो है वो दरकार थी, उनको टूट गई थी दीवारें वगैरह, पानी का इंतज़ाम नहीं था और सड़क नहीं थी गांव तक। और कलेक्टर ने उसका ज़िम्मा लिया, थोड़े से पैसे उसने डाले और वो मिला करके उनका काम हुआ और अगले साल उससे दुगनी कमाई। और फिर मुझे लगा कि ये लोग अब संभाल लेंगे, तो मैं फिर गिरिडीह से धनबाद चला गया। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है ये तो उससे पहले की बात है, फिर भी लोगों के पास पट्टे हैं या पट्टे नहीं हैं। 46% वो खुद ही बता रहे हैं लोगों को पट्टे दिए गए हैं और 87.9% जो है वो आपने निपटा दिए। मतलब आधे लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया। कोई वजह नहीं थी, प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2019 में, तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट से कहा, गवर्नमेंट ने स्टेट से कहा, स्टेट ने फिर गवर्नमेंट से कहा, सेंटर ने फिर मीटिंग बुलाई। यही कुछ चलता रहा क्योंकि नियत ही नहीं है। और अब तो हाल बेहाल करने वाली बात हो गई है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को जो है जोड़ लिया गया है साथ में। और अभी 4 महीने पहले करीब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर के राज्यों को ये कहा है कि आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं आप जो है सरकार को भेजिए और हम दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के निपटारा करेंगे। पहले क्या था कि जब भी एनवायरनमेंट जो है मिनिस्ट्री कुछ भी गड़बड़ करती थी, ट्राइबल अफेयर्स वाले उसको सुधार देते थे। जैसे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कहा कि जो लीनियर प्रोजेक्ट हैं सरकार के, उसमें ग्राम सभा की परमिशन नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आई बीच में और ठीक किया। अब एनवायरनमेंट को लाना जो है ये तो वैसे ही ख़तरनाक है। और उससे पहले जो है 2018 में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी उसकी चर्चा कोई नहीं करता। इंटरेस्टिंग बात है, आप ट्राइबल्स के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। और फिर आप पीपीपी मॉडल ला रहे हैं। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि खरबूजे और चाकू के बीच में रिश्ता, चाहे चाकू गिरे चाहे खरबूजा गिरे, कारपोरेट जो हैं वो खा जाएंगे ट्राइबल्स को। असलियत ये है, वीडियो बनाने का जो मुद्दा ये था कि इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं कारपोरेट वाले। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं भाई? जितना अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, जितना अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, उनका हाल बयान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रोज़ी रोटी हैं ट्राइबल्स, और आप उनका ध्यान नहीं रखते। आप कहते हैं कि हम ट्राइबल्स के बीच जाते हैं, कुछ देने के लिए नहीं जाते, कुछ लेने के लिए जाते हैं। तो जो देने वाला है वो गुरु होता है और आप लेने के बाद फिर भूल जाते हैं। कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो आज तक रिविजिट किया है अपनी पीएचडी के बाद अपने फील्ड में दोबारा? हैं कुछ, लेकिन ट्राइबल्स का अगर भला चाहिए, मुझे पता है आप लोगों को एक्टिविज़म वर्ड से चिढ़ है। लिख तो सकते हैं, डिस्कस तो कर सकते हैं, मीडिया में हिस्सेदारी तो कर सकते हैं। नहीं चाहते ट्राइब तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। थोड़ी बहुत कोशिशें मैं कर रहा हूँ और अपने जैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कुछ करिए, मैं साथ दूंगा, नहीं तो मेरे साथ आ जाइए। धन्यवाद।